ये सैम्पल पेपर है, या आप ये मान के चलें कि आपका जो एग्जाम पैटर्न हो इस तरीके का होगा। जिस तरीके से क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, कितने नंबर के किस चैप्टर से आने वाले हैं, और जो पेपर का पैटर्न है सीक्वेंस वाइज, वो यही रहेगा आपके फाइनल एग्जाम में। तो आप ये समझिए कि आप इसको अगर सोल्व कर लेते हैं तो समझिए कि आपने फाइनल पेपर की प्रैक्टिस कर ली है कि फाइनल पेपर आपने कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, साथ साथ में आपको भी करना है, और जो नहीं आता करता है, आपको कुछ मदद की ज़रूरत है, तो आपको उसको कमेंट्स में टाइप कर देना है। यहाँ से स्टार्ट करना शुरू होते हैं क्लास 12th का। ये आपका 80 मार्क्स का होगा, इसको आपको करने के लिए समय मिलेगा 3 आवर्स का। ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही भाषाओं में आपको लैंग्वेज के अंदर इसमें क्लियर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर 36 क्वेश्चन हैं, जिनको 5 सेक्शन के अंदर बांटा गया है, ABCDE, या हिंदी में आप इसको बोलते हैं खंड क ख ग घ ड। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए इसमें दिया गया है कि सबसे पहले क्या है, इसके अंदर जो 1 से 21 है, ये आपके क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये एक एक नंबर वाले हैं 21 क्वेश्चंस। 22 से 29 आपके कितने वाले हैं, 3 नंबर वाले हैं। ठीक है, तो 22 से 29 का मतलब हो गया आपके 8 क्वेश्चंस। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी के अंदर जो 30 से 32 है, वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे आपके 6 नंबर वाले। तो एक बार दोबारा से देख लें इसको। सेक्शन ए जो रहेगा आपका, वो 1 से 21 है, 1 से 21, ये आपके एक एक नंबर वाले हैं। इसमें आपके 1 MCQ भी होंगे, 1 वर्ड आंसर भी होंगे। और इसके बाद जो आपका सेक्शन बी है 22 से 29, वो 3 3 नंबर वाले हैं। सेक्शन सी आपका 30 से 32 क्वेश्चन, ये 6 6 नंबर वाले आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, 3। इसके बाद जो है आपका आ गया सेक्शन डी, 30 से 35 जो क्वेश्चंस हैं, वो क्या है, आपके केस स्टडी बेस हैं। ठीक है, तो ये केस स्टडी बेस जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके 4 नंबर वाले हैं। इसके अंदर आपको नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से आपको आंसर लिखने हैं। और जो लास्ट सेक्शन डी है आपका, वो मानचित्र आधारित है, यानी कि मैप मैप का है वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर, वर्तमान में राही गढ़ी किस राज्य में है, राही गढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। इसके बाद है प्रसिद्ध बुक किताब उल हिंद के लेखक कौन है, अलबरूनी। अब है सांची का स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप। हम्पी नगर किस नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है हम्पी सिटी। उसके बाद है पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई। जो फिफ्थ रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813, 1813 के अंदर की गई थी। अब सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जनरल सर्विस रिक्रूटमेंट, ये किसने दिया था, ये लॉर्ड कैनिंग ने दिया था। लॉर्ड कैनिंग, आपका हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों को आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आपको समझ में आए आप लिखेंगे, आपका गलत नहीं माना जाएगा। इसके बाद है कि जो पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के, पॉलिटिकल गुरु राजनीतिक गुरु, वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, 8 नंबर में। प्रभावती, 9th क्वेश्चन में, प्रभावती कौन थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय उसकी डॉटर थी। चंद्रगुप्त टू की डॉटर थी प्रभावती। इसके बाद है अंतर्विवाह से आप क्या समझते हैं। तो देखिए एंडोगेमी, एंडोगेमी क्या होती है, जब आप अपनी ही जाति या वर्ग के अंदर, अपने ही समाज के अंदर शादी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंडोगेमी या अंतर्विवाह। इसके बाद है इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था ये। इसके बाद है कॉलिंग मैकेंजी कौन थे, हु वाज कॉलिंग मैकेंजी, तो ये एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में स्कॉटिश सेना के अधिकारी थे। नेक्स्ट है इसके बाद में लाहौर सेशन हेल्ड, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, ये हुआ था 26 दिसंबर 1929 ईस्वी को। एडी का मतलब है ई, जो आप लिख करके उसको लिखते हैं ईस्वी। और नेक्स्ट है आगे, सम्राट अशोक द्वारा जो धम्म का प्रचार किया गया था, एम्पर अशोक के द्वारा, तो उसको क्या कहा गया था, धम्मा मातम में। क्या कहा गया था, धम्मा मातम में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है साउथ इंडिया के अंदर जो विष्णु की, भगवान विष्णु की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अलवार। नेक्स्ट है आपका परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि स्थायी बंदोबस्त, ये किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
उसके बाद है मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी? बैरकपुर में दी गई थी। मंगल पांडे कहाँ पर हैंग किया गया था? बैरकपुर में। इसके बाद नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। इसके बाद है 19 से जो 21 क्वेश्चन हैं, ये आपके असर्शंस रीजन के जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको आपको स्टेटमेंट पढ़ के उसका आपने नीचे आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। ये बिल्कुल सही बात है। इस ग्रंथ में राजा को सीमा विवाद से बचने की सलाह दी गई है। तो देखिए इसका जो आंसर बनता है वो ये बनता है कि ये है तो सही दोनों, लेकिन आर यानी कि जो रीजन दिया गया है, इसका कारण जो दिया गया है ये वाला, ये पहले की सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि ठीक से इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और 20 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, दोनों सही हैं और ये इसकी एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है। 21 जो कि आपके छोटे क्वेश्चन हैं आपके एक नंबर वाले, उसका लास्ट है, इसका आंसर भी बी हो जाएगा। इसके बाद जो आते हैं आपके यहाँ पर 22 से 29 8 क्वेश्चन जो होंगे, ये आपके होंगे 3-3 नंबर वाले, 24 नंबर के हो जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है 22, हड़प्पाकालीन जीवन निर्वाह। तो इसके अंदर जो में हड़प्पाकालीन जीवन निर्वाह के मुख्य तरीके, तो इसके मेन मेथड ऑफ हड़प्पन पीरियड, हड़प्पन पीरियड के जो मेन मेथड थे वो कौन कौन से थे, जीवन को जो उनका गुजारा करने के लिए कौन कौन से तरीके वो अपनाते थे। तो ये इसके आंसर दिए गए हैं। सबसे पहले वो कृषि करते थे। आपने कृषि के बारे में, हड़प्पा कालीन की जो कृषि है उसको एक्सप्लेन करना है 3-4 लाइनों में। उसके बाद उनको उनका जो पशुपालन था उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो वो शिकार करते थे अपने जीवन यापन के लिए, उसको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से हड़प्पा कालीन जीवन निर्वाह के जो तरीके थे, ये 3 तरीकों को आपने एक्सप्लेन करना है, जिससे कि आपको ये 3 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कि जो हड़प्पा जो पीरियड था, हड़प्पा कालीन के अंदर कृषि के लिए एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी थी उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसके अंदर आपको 3 पॉइंट बनाने हैं। नंबर 1, आपको कृषि की जो विधियां हैं वो लिखनी है, एग्रीकल्चरल टेक्निक। उसके बाद जो उसका औजारों का प्रयोग लिखना है, और उसके बाद जो वहाँ पर इरिगेशन रिसोर्सेज, सिंचाई के जो साधन साधन है उसको एक्सप्लेन करना है। ये 3 पॉइंट आपने एक्सप्लेन करने हैं वहाँ पर। 23 के अंदर है, अशोक के जो अभिलेख हैं उनके ऊपर एक टिप्पणी करनी है, तो कमेंट करना है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो क्या क्या दिए गए हैं यहाँ पर। एक तो ये अशोक कहाँ से था? मौर्य डायनेस्टी था। तो मौर्य साम्राज्य से इसकी जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य की। दूसरा, इसके हमें ये पता चलता है कि उन्होंने जो अपनी जनता थी, अपने जो लोग थे, पीपल्स थे, उनके बारे में क्या क्या काम किए हैं, ये उसके जो अभिलेख जो लिखे हुए हैं, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है उसके बारे में वहाँ पर उन पर लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन के जो दी गई हैं, ये सब जगह पर लिख करके दिया गया है कि अशोक ने ये काम करा है। जैसे हम लोग देखते नहीं है क्या, कई बार ऐसे होता है कि किसी ने कोई धर्मशाला, कमरा, मकान ये बनवाया होता है, उसका पत्थर लगा होता है वहाँ पर, कि उसकी नेम प्लेट होती है कि इसने यहाँ पर ये किसकी याद में बनवाया इस तरीके से। तो ये जो अशोक ने अपने प्रजा के लिए कार्य किया उसके अभिलेख से मिलते हैं, एक जो वहाँ पर उसकी कला का उदाहरण है। उसके बाद है 24 के अंदर महायान और हीनयान में अंतर, तो ये 3 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं। महायान संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में, जबकि हीनयान के पाली भाषा में है। तो यहाँ से आप इसके आंसर ले सकते हैं, इसको जूम करके आप देख लो। नेक्स्ट है 25, बर्नियर कौन था, उसकी पुस्तक का क्या नाम था? तो बर्नियर कहाँ का था? फ्रांस का रेजिडेंट था। बर्नियर वाज ए रेजिडेंट ऑफ फ्रांस। बर्नियर जो है फ्रांस का निवासी था, और उसकी जो बुक थी वो क्या नाम था जो उसने लिखी थी? द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। आप इनके इसको हिंदी में लिख सकते हैं, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट है 26 नंबर, सूफी संत से क्या अभिप्राय है? सूफी शब्द जो होता है वो इस्लाम धर्म में दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि जो लोग वैराग्य की तरफ, वैराग्य का मतलब भक्ति की तरफ जिनका बढ़ावा हुआ, उनको सूफी कहा जाने लगा। ठीक है, लेकिन जो विद्वान है उनका मानना है इसमें कि जो सूफी शब्द है वो सूप से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है ऊन, अर्थात ये लोग ऊन के बने हुए वस्त्र पहनते। लेकिन अभी भी इसके उत्पत्ति के बारे में एक मत नहीं है, संशय बना हुआ है कि ये सही में शब्द कहाँ से आया था। इसके बाद है मानवीय डिब्बा क्या था, 27 नंबर, मानवीय डिब्बा क्या था?
ये विजयनगर का जो शासन था ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मंच बना हुआ था, नहीं स्टेज बना हुआ था एक, जो कि 11,000 वर्ग फीट के से और 40 फुट का ऊंचा था। मतलब उसकी जो चौड़ाई थी वो 11,000 वर्ग फीट थी, बहुत बड़ा, जैसे हम चबूतरा बोल देते हैं इस तरीके से मानव में डिब्बा बनाया हुआ था। अब 28 है। इसके अंदर मंगल पांडे कौन थे? अब शायद ये बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, अपने आप लिखे, नहीं आता तो कमेंट में टाइप करें। चंपाकरण, ये भी गांधी जी ने किया था 1917 में। ये बहुत इजी है। आप 12th में पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर 12th में इंडिगो चैप्टर भी आया हुआ है, सेम एज इट इज। आप इसका उत्तर अगर आपको वैसे नहीं ध्यान है तो आप इंग्लिश में इंडिगो चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं तो वहां से इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये आपके यहाँ से निबंधात्मक प्रश्न आ गए हैं, 6 6 नंबर वाले, 30 नंबर से और 32 तक, 30 31 और 32। ठीक है। ज़्यादातर टीचर्स ने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं ये उनमें जरूर मिलेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता और आपकी 1857 की जो क्रांति, ये आपके, और जो उनकी धर्म ग्रंथ की शिक्षाएं, ये आपके जो टीचर्स ने कराए हुए हैं उसमें जरूर मिलेंगे, पक्का। ठीक है, तो गए भाग आपका 6 6 नंबर वाला है। ये देखिए आ गया, सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए 31 नंबर में। ये बोर्ड बोर्ड वालों को पता है कि ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, हड़प्पा संस्कृति, और उसके बाद है आपका 1857 का विद्रोह। देखिए ये आ गया, मेरी प्रेडिक्शन सही थी। बोर्ड वालों को पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। इसके बाद आपका आ गया सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, ये केस स्टडी है। ये देखिए विवाह के 8 प्रकार दे दिया, मनुस्मृति का पहली चौथी पांचवी छठी पत्ती का उदाहरण दिया जा रहा है। तो ये एक पूरा वो दे दिया डिटेल यहाँ पर मनुस्मृति के 33 नंबर में। इसके बाद आप इसको स्टडी करेंगे और इसके बाद जब लास्ट में नीचे जाते हैं तो यहाँ पर ये प्रश्न दे रखे हैं, ये 3 इसके प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, तो 3 प्रश्न दे रखे हैं, इन तीनों के आंसर मैंने यहाँ दे रखे हैं आपके, ये आंसर तीनों के दे रखे हैं। ठीक है, मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति आरंभिक भारत का एक प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। और यहाँ पर आ गया कि विवाहपत्ति का नाम बताइए जिसमें पिता वेदस से अपनी कन्या का विवाह करता है। तो ये कौन सा होता है? ब्रह्म विवाह होता है। ये तीनों के आंसर यहाँ पर दिए हैं। 33 34 नंबर के औरंगजेब कौन? 34 नंबर भी सेम ऐसे ही है, आपको ये पढ़ना है। यहाँ से 1665 में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब के द्वारा दिए गए हुक्म का अंश, तो औरंगजेब ने जो हुक्म दिया था उसे इसका दिया गया है। और इसके बाद इसके क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर 1, औरंगजेब कौन था? और यहाँ पर जमा 3 नंबर, जमा से क्या अभिप्राय है? औरंगजेब ने अपने राजस्व को क्या आदेश दिया? इसके आंसर ना ये यहाँ पर है, इसको ध्यान दे लेना, इसके आंसर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से उसका आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद है 35 नंबर। 35 नंबर के आप इसको पढ़ते हैं, ध्यान से रोक देता हूँ मैं इसको, स्टडी करें इसको। स्टडी करने के बाद यहाँ पर इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे, इन क्वेश्चंस के आंसर ये यहाँ पर दिए गए हैं। मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, यहाँ से आप इसको नोट करें। नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट नंबर, क्वेश्चन 36, मैप क्वेश्चन। अब मैप का इसके अंदर देखिए मैंने यहाँ पर आपको सोल्व करके दिया हुआ है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी दिशा में स्थित स्थल कौन सा? तो यहाँ पर आंसर है मंडा। और दूसरा आपने क्या शो करना है? मत्स्य। तीसरा, वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। इसके 5 क्वेश्चन दिए हैं मैप के, यहाँ से आप देखो इसको, ये मैप के क्वेश्चन हैं, इन 500 के ये यहाँ पर आंसर हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये अजमेर शरीफ में है। ठीक है, तो ये आंसर हो गए। इन आंसर को हम जब हमारा मैप आपको मिलेगा, ये इसके आंसर्स दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारनाथ है, ये मत्स्य है, यहाँ पर अमृतसर है, मांडा, अजमेर।
ठीक है, तो ये आपका मैप वर्क हो गया। अगर आपको इससे हेल्प मिलती हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करना। और एज इट इज़ आपका एग्ज़ाम पेपर आने वाला है, समझ लो आप। थैंक यू।